आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें बेहतरीन वीडियोस बनाने का हौसला देती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी साथ दबा दें। मेरा नाम मिशन है। मेरे शौहर अपने दोस्त की ईद में शरीक होने के लिए 1 हफ्ते के लिए कराची गए थे। मेरी भी एक सहेली की छोटी बहन की मंगनी की रस्म थी, जिसमें शरीक होने के लिए मैं अपने आप को बना सनवा रही थी। मेरा 16 साला छोटा भाई जो गांव से मेरे शहर में एक मदरसे में पढ़ने आया हुआ था, वो भी अचानक मेरे घर आ गया। वो 10 से 12 दिन बाद मेरे घर आ जाया करता था और 3 दिन गुजार कर फिर वापस चला जाया करता था। वह उस वक्त मेरे बच्चों के पास बैठा हुआ उनके साथ खेल रहा था। मैं अपने छोटे भाई के लिए किचन में जाकर कुछ बनाने लगी थी कि ऊपरी स्लैब पर रखा हुआ बेलन ला काटा हुआ नीचे की तरफ आया और सीधा मेरे दाएं घुटने पर इतनी जोर से लगा कि मेरी तो चीख ही निकल गई। मेरी इतनी बुलंद चीजें सुनकर मेरा भाई और मेरे साथ वाली हमसाया दौड़ती हुई मेरे पास आई। मुझे रोते हुए देखकर मुझसे रोने की वजह पूछी तो मैंने बतला दिया कि बेन मेरे घुटने पर लगा है। लगता है मेरे घुटने की हड्डी टूट गई है। फंक्शन में जाने की तैयारी तो धरी की धरी रह गई। मेरी समस्या ने मेरे बच्चों और मेरे घर को संभाला और मैं छोटे भाई के साथ बाजार में बैठे हुए एक पहलवान के पास आ गई जो टूटी हड्डियों को ठीक करते हैं। यह भी अच्छा ही हुआ कि हम टाइम से वहां पहुंच गए थे, वरना उनकी दुकान के वह का टाइम शुरू होने वाला था। पहलवान के शॉप पर उस वक्त सिर्फ एक बूढ़ी औरत अपने हाथ की पट्टी करवाने आई हुई थी। उसने मुझे रोते हुए देखा तो वजह पूछी। मैंने वजह बतलाई तो वह मेरे कपड़ों को देखकर कहने लगी, बेटी तुम्हारे घुटने पर चोट आई है तो लाजमी बात है कि घुटने की मालिश भी होगी, यहाँ पट्टी भी बांधी जाएगी, मगर तुम्हारी शलवार का पका इतना छोटा सा है कि यह तो तुम्हारी पंडलियों के ऊपर भी नहीं जाएगा। घुटने को होगा कि तुम पहलवान के कमरे में जाने से पहले अपनी शलवार का पना अंधेर लो ताकि यह आसानी ऊपर हो सके। मैंने अभी हाँ या ना में कुछ नहीं कहा था कि वह खुद ही बोली, बेटी लेकिन अगर तुमने अपना पना फाड़ लिया तो तुम्हें बाजार से गुजरकर वापस जाने में काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। शॉप के बाहर तो रिक्शा आने की जगह भी नहीं है, रिक्शा लेने के लिए भी तुम्हें कम से कम आधा बाजार पैदल गुजरकर जाना होगा। उस बूढ़ी औरत ने मुझे एक नई उलझन में डाल दिया था। मैं अभी किसी नतीजे पर भी नहीं पहुंची थी कि जिसके बिना पर ड्रेसिंग रूम लिखा हुआ था। पहले एक जवान लड़की बाहर निकली, उसकी हथेली पर पट्टी बंधी हुई थी। वो लड़की उस बूढ़ी औरत के साथ दुकान से चली गई तो कुछ देर बाद इसी ड्रेसिंग रूम से एक 34 से 35 साल काफ़ी सेहतमंद जवान निकला। मेरा पहले कभी किसी पहलवान से वास्ता निकलता नहीं पड़ा था, ना मैं उसे जाती की। वह मेरी तरफ देखकर बोला, हाँ बीबी जी तुम्हारा क्या मसला है। मैंने अपनी चोट का बतलाया। फिर वह मेरे छोटे भाई से पूछने लगा तो मैंने कहा कि यह तो मेरे साथ है। उसने कहा अच्छा, और फिर दुकान के ग्लास डोर पर वह का बोर्ड लगाकर दरवाजे को किकाना लगा दी। वापस हमारी तरफ आते हुए बोला, तुम पट्टी करवाकर इस छोटे दरवाजे से निकल जाना। उसने एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। मुझे उसने ड्रेसिंग रूम में आने का कहा। मेरे छोटे भाई ने मुझे सहारा देकर ड्रेसिंग रूम में लाकर ड्रेसिंग बेड पर बिठा दिया तो पहलवान ने मेरे भाई को बाहर जाकर बैठने का कहा। वह तो बच्चा था, वो पाए इस कमरे से निकलकर बाहर चला गया था। पहलवान मेरे करीब आया, कहने लगा, बीवी तुम्हारे घुटने पर चोट आई है, इसकी मालिश करनी होगी, फिर पट्टी भी करनी होगी। अपने घुटने को कैसे दिखाना चाहोगी? मैं तुम्हारी शलवार का पंचा फाड़ता हूँ। मुझे इस बूढ़ी औरत की बात याद आ गई और झट से बोली, नहीं नहीं, फिर मैं बाजार से गुजरकर कैसे जाऊंगी? मैं तो तमाशा बन जाऊंगी। यह बात तो है, चलो फिर अपनी नीचे की तरफ करूं। एक गैर आदमी के सामने उतारते हुए भी शर्म आ रही थी, मगर मजबूरी ऐसी थी कि इसके बगैर गुजारा ही नहीं था। मैंने इलास्टिक नीचे की तरफ कर दिया। तब पहलवान ने पकड़कर मेरे घुटने से भी काफ़ी नीचे कर दिया और हल्का हल्का हाथ फेरते हुए मेरे घुटने की हड्डी को चेक करने लगा। कुछ देर बाद बोला, बीवी शुक्र करो तुम्हारे घुटने की हड्डी तो महफूज है, मगर इस पर दबाव काफ़ी पड़ा था, इसलिए मालिश करते हुए तुम्हें काफ़ी दर्द होगा, बट इसीलिए 20 मिनट के लिए होगा। अगर मैंने हड्डी को इसकी सही जगह पर एडजस्ट ना किया और वैसे ही पट्टी बांध दी तो दर्द तो तुम्हारा 20 दिन के बाद खत्म दिन हो जाएगा, मगर तुम सारी जिंदगी लंगड़ा कर ही चला करोगी। इसलिए तुम्हें पहले से कह रहा हूँ कि दर्द को बर्दाश्त कर लेना, ज़्यादा चीखने चलाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी बातें सुनकर तुम मेरी और भी जान निकल गई थी। मैं सारी जिंदगी लंगड़ी बनकर नहीं रहना चाहती थी,
इसलिए अपना दिल मजबूत करते कहा, नहीं, आप जैसा बेहतर पीएम मार्ट हैं वह करें। मैं दर्द बर्दाश्त करने की पूरी कोशिश करूंगी। फिर उसकी पूरी गई। फिर आकर ने एक तेल की शीशी से मेरे घुटने पर थोड़ा सा तेल गिराया और मेरी टांग को सीधा करते हुए जैसे ही उसने मेरे सीखने पर घुटने पर हाथ रखा, दर्द की वजह से बिकाटियाई तौर पर मैंने अपने दोनों हाथों से बेड या किसी और चीज़ को पकड़ने की बजाय पहलवान की ही दोनों टांगों को मजबूती से पकड़ लिया। वो पहले धीरे धीरे मेरे घुटने की इर्द गिर्द मालिश करता रहा। उसका हाथ मेरी रान पर काफी ऊपर तक जा रहा था, मगर उस वक्त मुझे इतनी होश कहाँ थी। कुछ ही देर में उसने मेरे घुटने को एक झटका दिया तो मैं दर्द से बिलबिला उठी। पहले तो पहलवान ने मेरे घुटने के साथ साथ मेरी पिंगली और रान की भी अच्छी तरह मालिश शुरू कर दी थी। पहलवान मटमटिया मालिश करता रहा। कुछ ही देर बाद मेरा दर्द आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया। आखिर मामा हो गया। तकलीफ का असर जायल होने के बाद मैं अपने हवास में लौटी और खुद को एक गैर मुहर्रम के सामने सिर्फ कमीज में देखकर मुझे फितरी शर्मो हया ने कहा, जो एक शरीफ और इज्जतदार औरत का खासा होता है। लेकिन मैं अपनी तकलीफ के हाथों भी मजबूर थी, वरना मैंने आज तक अपने शौहर की अमानत में खयानत नहीं की थी। लेकिन पहलवान की इस तरह मालिश करने से मेरे अंदर की पी हुई ख्वाहिश ने सर उठाना शुरू कर दिया था। लेकिन मुझे अपने छोटे भाई की भी फिक्र थी, जो अपनी बहन के इंतजार में घुल रहा था। तो मैंने जल्दी से कहा, पहलवान जी, मेरा दर्द खत्म हो गया है, आपसे इल्तमस है कि पट्टी कर दी। अब पहलवान के हाथ रुक गए। उसने इस बात ने सर हिलाया और पट्टी करने लगा। पहले उसने मेरे घुटने के नीचे एक सख्ती नुमा लकड़ी की बनी हुई मब्बी शक्ल की स्लेट रखी। फिर पत्ती उठाई और बांधने लगा। थोड़ी देर में पत्ती हो गई। जब मैंने शलवार पहन ली और उठकर बैठ गई तो पहलवान मेरी राइट साइड में आया और एक बाजू मेरी कमर में डाल के मुझे हिस्की से ऊपर उठाया और मुझे सिंगल बेड से नीचे उतारा और मुझे तकरीबन अपने साथ चिमटा लिया। वह मेरी राइट साइड पर था और उसने अपना लेफ्ट आर्म मेरी कमर के गिर्द आमिल किया हुआ था। फिर हम बाहर काउंटर वाली साइड पर निकल आए। मेरा छोटा भाई परेशानी के आलम में बाहर बैठा अपने हंटा काट रहा था, क्योंकि पहलवान के पास आते हुए मेरी हालत बहुत सिकस्ता थी, तो इसलिए उसका परेशान होना फितरी बात थी। जब मेरे चेहरे पर उसने सुकून और ठहराव देखा तो वह कुछ पुरसकूना हुआ और आगे बढ़कर मुझे सहारा दिया और पहलवान के चुंगल से निकाल के मुझे बेंच पर बिठा दिया। फिर पहलवान ने छोटे को चंद गोलियों और का मुख्तलिफ कलर के शरबत दिया। बताने लगा कि कब उनको यूज़ करना है और कैसे, और साथ में कहा कि 1 वीक के बाद पट्टी खुलवाने दोबारा आना है। पर सब बताते हुए पहलवान मेरी तरफ कनूखियों से देख रहा था। पहलवान की फितरत को मैं बखूबी समझ रही थी। पहलवान जैसे लोग ही जमाने का नासूर होते हैं, जो औरतों की इज्जत को माऊ करते हैं और अपनी होश का निशाना जबरदस्ती बनाते हैं। मेरे बस में पहलवान ने जो आग लगाई थी वह बुझ चुकी थी, लेकिन इसकी चिंगारी अभी भी बाकी थी और एक हल्का सा हवा का हुंपा उसे फिर से जला सकता था। लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं था। खैर, यह मामला जल्द खत्म हुआ और हम घर पहुंच गए। घर पहुंच के भी मेरा सारा ध्यान पहलवान की गई मालिश में था। मुझे पता नहीं चला, पर दरवाजे पर खड़ा कोई मुझे देख रहा था। कदमों की चाप से मैंने आंखें खोली तो मेरी हमसाया ने थी। वो खामोशी से मेरे पास आई, पर मेरे बैठ के उसने मुझे बुलाया। गुलशन, तू क्या कर रही थी? थोड़े दिन रह गए ही तेरे मियाँ आ जाएंगे। मैंने टेबल पर बड़े तेल की तरफ इशारा किया और कहा, ईगिना, मेरी मालिश कर दो। ईगिना ने इस बात में अपनी मंडी हिलाई और तेल उठाकर मेरे पास ले आई। ने आस्ती से मेरी शलवार का पंचा उठाया और ऊपर करने की कोशिश कर रही थी। पंचा तंग होने की वजह से ऊपर नहीं हो रहा था। मैं बोली, ईगिना, शलवार उतार दो, मेरी इससे आसानी होगी। ईगिना एक लम्हे को हिचके, फिर उसने सर को हिलाते हुए आस्ती से उतार दी। अब फिर वही सुअट हाल पैदा हो गई थी जो पहलवान की दुकान में थी। मैं टसवुआ में खुद को पहलवान की दुकान में महसूस कर रही थी। ईगिना ने आहिस्ता से एक तकिया उठाया और मेरे घुटने के नीचे रख दिया। फिर उसने अपने हाथों पर तेल मिला और मेरी पिंडली पर मालिश शुरू कर दी। नोट पर चूके या पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए इससे थोड़ा नीचे मेरी अपनी वजह से मैं ही महदूद रही। पट्टी की वजह से मैं सही से तरह से नहा भी नहीं सकती थी। फिर नागिना ने मुझे नहलाया। घुटने पर हुई नहाने चोट की वजह से वक्त बहुत हुआ मैं, लेकिन इसने इसको बचाकर नहलाया कि खाना बनाने, कपड़े पहनाए ना और बेड पर लेटा के चली गई। फिर 1 वीक गुजर गया। इस 1 वीक के दौरान नागिना आती रही और मेरी खिदमत बराबर करती रही और घर के दूसरे कामकाज मेरा छोटा भाई करता था। इस दौरान मैंने अपनी टांग पर वजन डालना शुरू कर दिया था और आस्ता आस्ता चल के छोटे मोटे काम भी करने शुरू कर दिए थे, लेकिन मैं कोई रिस्क भी लेना नहीं चाहती भी। पहलवान ने मुझे डरा दिया था और सारी उम्र की लिंगाटा का सोच की
कि मेरी जान निकल जाती थी। अब वीक चुके गुजर चुका था और आज पट्टी कायलमों की बारी थी। छोटा तैयार था कि आज मैं ले जाएगा, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया और कहा कि तुम बच्चों का ध्यान रखो और मैं ईगिना को लेकर जाती हूँ। मैं आज बहुत निक तैयार हुई कि आज मैंने अपना फेवरेट पर्पल कलर का सूट पहना जो बहुत बारीक था। होठों को लिपस्टिक से सना करवाया और हल्का हल्का मेकअप किया। मेरी रंगत क्योंकि बहुत वाइट थी तो इसलिए मैं हल्का सा मेकअप करती थी। जब मैं तैयार हो गई तो खुद को आईने में देखकर अपना जायजा लिया। फिर मैं एक बड़ी सी चादर उठाकर बाहर निकल आई। बाहर नगीना मेरा इन्हीं वेट कर रही थी। मुझे देख के वह मेरी तारीफ किए बगैर ना रह सकी। फिर हम दोनों घर से बाहर निकले और ऑटो रिक्शा में बैठ गई। ऑटो रिक्शा वाले ने पहलवान की दुकान के सामने उतार दिया। हम दुकान के दाखिल गए। अंदर अंदर डहो नदर सिर्फ एक बूढ़ा और एक 9 उम्र लड़का बैठे थे। काउंटर पर बैठी हुई 9 उम्र लड़की ने हमें बेंच पर बैठने का इशारा किया और कहा कि उस्ताद अभी मसापा हैं। हम एक साइड पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद एक नौजवान लड़की जिसके बाजू पर पट्टी बंधी हुई थी बाहर निकली और धीमे कदम उठाती बाहर निकल गए और वह बूढ़ा भी उसके पीछे निकल गया। गलीबना वो उसका बाप था। थोड़ी देर बाद पहलवान बाहर निकला। मैं चादर ओढ़े हुए थी लेकिन पहलवान की निगाहों ने मुझे पहचान लिया। वो काउंटर के पीछे चेयर पर बैठ गए। बोला, बीबी जी अब आपके घटने की क्या सूरत हाल है। फिर मैं बताने लगी कि अब तकरीबन ठीक है और आज पट्टी खुलवाने आई हूँ। पहलवान ने मुझे अंदर जाने का इशारा किया और कहा कि आप अंदर जाएं। मैं पट्टी उतारता हूँ। मैं उठी और अंदर चली गई और नगीना बाहर रह गई। मैं जाकर इसी अबडना नमा चारपाई पर बैठ गई जहाँ पर पहलवान ने पहली दफ़ा मेरी मालिश की। भी थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और वह 9 उम्र लड़का हाथ में कोल्ड ड्रिंक लेकर आया। उसने ट्रे मेरी साइड पर रखी और चला गया। मैं उनके साथ इंसाफ करने लगी और आने वाले लम्हों का सोचने लगी। थोड़ी देर बाद पहलवान कमरे में दाखिल हुआ। उसने मेरी तरफ देखा तो रिजल्ट मेरी टबककों के एन मुताबिक था। पट्टी खोलने के बाद मैंने अपना घटना देखा तो मेरी जान में जान आई। घटना बिल्कुल ठीक था और सिर्फ एक जख्म का निशान था मेरे दिल में लंगड़ी होने की जो हौल दिल में उतरी हो। अरे थे वह खत्म हो गए। पहलवान बोला, बीबी जी मुबारक हो, आपका घटना बिल्कुल तंदुरुस्त है। नगीना बाहर बड़ी देर से मेरा इंतजार कर रही थी। नगीना की जबानी में बड़ी देर से इंतजार की पसकस में थी कि कब पत्ती खुले और बाजी बाहर आए। लेकिन बहुत देर हो गई तो मुझे शक हुआ कि दाल में जरूर कुछ काला है। तो मैंने सोचा कि अंदर जाकर जायजा लिया जाए। ने उस लड़के को थोड़े पैसे दिए और कहा कि बेटा जाओ मेरे लिए एक मीठा पान तो बनवा के लाओ। लड़का पान लेने चला गया। मैं अपनी जगह से उठी और अंदर दाखिल हो गई। अंदर सिर्फ एक छोटा सा कमरा था जिसके बाहर लकड़ी का दरवाजा था। मैंने खोलना चाहा तो फिर कुछ सोच के रुक गई। मैंने दरवाजे पर कान लगा दिए तो मुझे कुछ आवाज में सुनाई दी। मेरी बैकबोन में सनसनी की लहर दौड़ गई। मैंने दरवाजे पर इंठें हल्का एहतियात से दबाव डाला कि हल्की सी आवाज भी ना निकल पाए। थोड़ा सा छेद हुआ तो अंदर एक होसावा मंजर था। मैंने देखा कि बाजी पहलवान के साथ अपना काम करवा रही है। मैं ताज्जुब से सोचने लगी कि बाजी के शौहर किस कदर उनसे प्यार करते हैं और बाजी दूसरी जगह मना मार रही है। खैर मैंने उस वक्त उस ख्याल को अपने जेहन से झटका और अंदर के मंजर को अबगड़ा देखने के लिए उस वक्त 2 औरतें दुकान में अली और उस्ताद का पूछने लगी। वह दोनों बाहर बैठ गई। फमी और पहलवान बाहर आ गए। फिर मैं और नगीना घर को रवाना हो गई। सारे रास्ते में नगीना से नजरें चुराती रही। घर पहुंची तो मेरे शौहर आए हुए थे। मैं जाते ही उनके गले लग गई और फूट फूट के रोने लगी और मगरमच्छ के इंजोम की भरमार कर दी कि मेरे साथ यह हादसा हो गया था। खैर उन्होंने मुझे चुप करवा दिया और हौसला दिया। मेरी जिंदगी का वह दिन आज भी मुझे याद आ जाता है तो मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ कि मैंने इलाज करवाने के बहाने अपनी ख्वाहिश भी पूरी कर ली।